ये 9 साल मोदी जी के पूरे नाकामियों से भरे रहे। जगह जगह पे सरकार ने जो जो मुद्दे उठाए उन सब में ये खुद ही विफल रहे। इनका 2014 से ही मैनिफेस्टो चला जा रहा है। ये अपने वही वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। देश चलाने की बात करते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये कैसे महिला सुरक्षा करेंगे? इन्होंने अपनी सत्ता में सारे बलात्कारियों को जगह दे रखी है। पीड़िताओं के साथ बुरा व्यवहार करा जाता है, उनके परिवार को कुचल दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। बात बात पे स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के नाम पे तमाशा करती फिरती हैं, हंगामा करती फिरती हैं, जब बेटियों को कोई मुद्दा आता है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अभी आप देख रहे हो कुश्ती संघ के अध्यक्ष उनके ब्रजभूषण सिंह के नाम पे क्या स्मृति ईरानी शब्द बोल पाई? हमारे देश की बेटियां जो हमारे देश की शेरनियां, जिन्हें हमारे गौरव काम ने जो हमें मेडल जीत के लेके आती हैं, देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, जब उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, वो सड़कों पे बैठ रही हैं, तो ये आम बच्चियों को क्या न्याय देगी? महिला सुरक्षा के नाम पे बीजेपी सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। ये महिला विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। आप देख रहे हो किसानों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 700 किसानों की शहादत हुई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई शब्द। आप ये छात्रों की बात करो, छात्रों के मुद्दों पे भी मोदी जी ने क्या करा? सिर्फ जुमले। हर प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, या रोजगार छीनने का काम करते हैं। वैकेंसी पड़ी रहती है, अगर वैसे जॉब निकालते नहीं, जो वैकेंट सीट है उन्हें भरते भी नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कराने होते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, रिजल्ट टाइम से नहीं आते हैं। राजनीति हो, अपना राजनीतिक जीवन को बस देखते रहते हैं। छात्रों के साथ इतनी तरीके की इन्हें पूरी शिक्षा को महंगा कर दिया है, जगह जगह घोटाले कर रहे हैं। अब रेगुलर लाइफ की बात करते हैं, अगर हम सब्जियों के दाम देखो, टमाटर के दाम देखो, अदरक के दाम देखो, इन लोगों ने पूरी तरीके से इंसान का जीना मुश्किल कर दिया। बस अगर आप इनसे कोई सवाल करो, जय सिया राम, और अगर आपसे कुछ पूछा हमने तो आप देश विरोधी हो। इन लोगों ने पूरा के पूरा सिस्टम खराब करके रखा हुआ है। सिर्फ धांधलीबाजी करते रहते हैं, लोगों को उकसाते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते रहते हैं। इन्होंने इसके अलावा कोई भी काम नहीं करा है। लेकिन भाजपा को अगर देखें या भाजपा के समर्थक उनको देखें या नेताओं को देखें, वो तो लगातार मोदी जी का गुणगान करते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, देश नहीं विदेशों में भी इनको आज इतना पूछा जाता है, इतनी बातचीत इनकी की जाती है, और तीसरी बार फिर पूरे बहुमत के साथ भाजपा आ रही है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब देखिए, यहाँ जब देश में होते हैं तो ये सावरकर की बात करते हैं, ये पढ़ाइयों में सावरकर का चैप्टर जोड़ना चाहते हैं, और विदेशों में जाके महात्मा गांधी की मूर्ति को देख के नतमस्तक हो जाते हैं। जो सावरकर की पूजा कर रहा है, जो हमारे राष्ट्रपिता जिनकी हत्या कर दी है, उस आदमी की पूजा कर रहा है, तो वो देश के लिए कैसे वफादार है? मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम पे वार करते हैं। लोगों को क्या है, लोग एजुकेटेड नहीं है, पढ़ाई का स्तर इनने और गिरा दिया, बढ़ाया नहीं, इन्होंने और सत्यानाश कर दिया पूरे पढ़ाई का स्तर का। लोगों को जाके अरे आप ऐसा करो, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, आपने ऐसा नहीं करा तो ये हमें कल को दवा डालेंगे। धर्म के नाम पे लोगों पे वार करना बहुत आसान है, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है, शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से गिरा दिया। ये सिर्फ विज्ञापन देने का काम करते हैं, ये रैलियों में जाकर जुमले देने का काम करते हैं। इनका कोई भी दिया हुआ काम, अब जैसे अब मोदी जी विदेश में गए, अमेरिका में गए, तो कहते हैं हर हफ्ते नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, आईटीएम्स। कौन से आईटीएम्स खोल दिया आपने? एक भी काम आपका जमीन पे हुआ? सिर्फ हवाई बातें। लेकिन जिन सावरकर जी की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं सावरकर को लेकर जब राहुल गांधी जी ने बोलना शुरू किया, उसके बाद शिवसेना ने कहीं ना कहीं सामने आकर कहा कि हम सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी बैकफुट पर चले गए। उसके बाद कभी सावरकर को लेकर बात विपक्ष ने नहीं की। क्या कहीं ना कहीं विपक्ष भी उतना मजबूत नहीं है कि मुद्दों पर बात नहीं कर पाता, या पीछे हट जाता है, या बीजेपी को घेर नहीं पाता? अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी जी के जो इन्हें पप्पू की इमेज जो दी थी ना, उस इंसान पप्पू की इमेज से इतना डरते थे। अब अगर राहुल गांधी वाकई में पप्पू थे, या जो भी तुम्हें लगते थे, तो सिर्फ उन्हीं से लड़ाई क्यों? हर इनका नेता सिर्फ राहुल गांधी पे वार करता है। आज राहुल गांधी जी इतने सफल हैं, उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा से लोगों ने इतना अपना प्यार दिया कि विपक्ष का एकमात्र चेहरा प्रधानमंत्री पद तक के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी, एकमात्र विकल्प सिर्फ राहुल गांधी। अब ये सावरकर की आपने बात करी कि सावरकर पे शिवसेना ने नहीं बोला। हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक इंसान को अपनी राय व्यक्त करने का, अपने हिसाब से चलने का पूरा अधिकार है। शिवसेना की जो अपनी मानसिकता है वो उसे व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुद कहा था, मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं डरूंगा नहीं। तो ये उनकी हमारी विचारधारा है, जिसने हमारे देश के महात्मा गांधी का खून कराओ। हम उस आरएसएस को कभी भी नहीं अपनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने खुद आरएसएस को बैन करने की बात करी थी। आप फिर कैसे आरएसएस को लेकर पूरी तरह दंगा वगैरह करते रहते? कर्नाटक में आरएसएस पूरी तरह से दंगाई करती थी, आप देखिए, उखाड़ फेंका जनता ने। और मोदी जी के इस जुमले को लोग समझते जा रहे हैं। अब लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, वो पूरी तरीके समझ चुके हैं, और मोदी जी का सफाया होने जाना है। लेकिन आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, ऐसे बताया जाता है, और कहीं भी हम भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। कहीं बाढ़ की स्थिति है तो संघ के लोग वहाँ पर नजर आते हैं, कोई और स्थिति है तो वहाँ भी संघ के लोग नजर आते हैं। तो संघ को लेकर तो एक अलग सी विचारधारा देश में बनी हुई है, और संघ पर टारगेट करना कहीं ना कहीं
कांग्रेस को भी भारी कई बार पड़ जाता है, कई बार बजरंग दल को टारगेट करते हैं, फिर संघ को टारगेट करते हैं और फिर बैकफुट पे आ जाते हैं, फिर टारगेट करना बंद कर देते हैं। देखिए, हम कभी बैकफुट पे नहीं आते, कांग्रेस कभी भी बैकफुट में नहीं आती है। हम सच्चाई के मुद्दों पे हमेशा लड़ते हैं। कांग्रेस का इतिहास तो सिर्फ यही रहा है कि सच्चाई के लिए हमेशा आवाज उठाना। कभी भी ऐसा नहीं हो कि हमने आरएसएस के मतलब जो उसकी गलत नीतियां उसका उजागर करना छोड़ दिया। जो गलत है वो गलत है। अब लोग, जनता धीरे धीरे समझ रही है, लोगों की आंखें खुलनी है। बजरंग बली के नाम पे इतने वोट मारते फिरते थे कि हमें बजरंग बली का अपमान करा है, आरएसएस मतलब बजरंग बली हो गई, बजरंग दल मतलब आरएसएस हो गया। देखिए कैसे लताड़ा है वहां के लोगों ने। तो अब क्या लगता है कि मोदी नहीं तो कौन? अब 2024 में कौन चेहरा नजर आ रहा है जो नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी पेश करेगा? सिर्फ राहुल गांधी। चाहे वो कोरोना के टाइम पे हो, सबसे पहले राहुल गांधी थे जिन्होंने आगाह करा था। जब वो लिट्टी चोखा खाने बिजी थे नरेंद्र मोदी, तब राहुल गांधी जी ने आगाह करा था कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो देश में हमारी अपने पैर पसार लेगी। मणिपुर के मुद्दे पे देखो, सिर्फ राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो वहां जाके उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश करी, वहां भी उन्हें रोकने का काम मोदी ने करा। आप मन की बात करते रहते हैं, कभी मन की बात सुन भी लीजिए। हमेशा प्रेस, ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, क्योंकि लोगों का ये मीडिया वालों के वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ धांधलीबाजी। मन की बात करते रहते हैं, लोगों की मन की बात सुनना नहीं चाहते हैं। इस बार लोगों ने भी मन बना लिया उन्हें उखाड़ फेंकने का। राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सदस्यता उनकी चली गई है और एक महागठबंधन बनाने की कोशिश की थी। पॉलिटिक्स में आप ज़्यादा रुचि रख रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। अभी जस्ट 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में क्या हुआ है आपने देखा होगा। अजित पवार चले आए हैं, शरद पवार को छोड़कर पार्टी पर भी दावा ठोक दिया है। शिवसेना वाला हाल कहीं ना हो जाए। और कुछ लोगों का मानना है कि यही हाल नीतीश बाबू का बिहार में हो जाएगा। कांग्रेस जिसको जोड़ रही थी अब वो उसके ही लोग टूट कर चले जा रहे हैं। ये गोदी मीडिया का एजेंडा है। अब आप देखो, जब भारतीय जनता पार्टी अगर अपना स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कर रही होती तो मीडिया दिखाए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने ये कर दिखाया, मोदी जी ने अमेरिका तक को हिला डाला, मोदी जी आगरा नहीं, अपना इंडिया नहीं संभाल पा रहे, मणिपुर नहीं संभाल पा रहे, मोदी जी अमेरिका जाएंगे। तो ये इन लोगों ने लोगों की मानसिकता, सबसे पहले इनने मीडिया को, गोदी मीडिया ने लोगों की मानसिकता पे वार करना शुरू कर दिया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बर्बादी मुमकिन है, मोदी है तो मणिपुर की हिंसा मुमकिन है, मोदी है तो औरतों के साथ बलात्कार मुमकिन है। सिर्फ इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा रोल है इस तरीके की मानसिकता लोगों के पीछे पहुंचाने की। ये नहीं कर पाएंगे, मोदी जी सब कुछ है और कोई विकल्प नहीं है। अब राहुल गांधी अकेला राहुल गांधी नहीं है, इस पूरे देश का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक देश का हर एक जागरूक नागरिक के अंदर राहुल गांधी है। तो शर्मा जी क्या लगता है कि कांग्रेस उतनी सक्षम नहीं है कि मीडिया को खरीद पाए? जैसे आप मीडिया के लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं खरीद पाए क्या, जिन्होंने 60 साल देश में राज किया है, इतना सब कुछ उस परिवार के पास रहा है कि सब मीडिया बीजेपी ने ही खरीद लिया है। अक्सर मेरे को ये सुनने को मिलता है, लोग हमें भी टारगेट कई बार करते हैं। तो कांग्रेस में उतनी सक्षम नहीं है कि वो मीडिया से वो बातचीत कर पाए या उनको खरीद पाए। कांग्रेस परिवार ने इस देश को इंसाफ दिलाया, इंडिपेंडेंस दिलाई। हमारे संविधान की जो कमेटी थी उसमें कई सारे ऐसे थे जो कांग्रेस के नेता लोग थे। हम लोगों ने जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस के तहत लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी चीज है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया को खरीदना ये सिर्फ बीजेपी कर सकती है भाई, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम संवैधानिक देश में रहते हैं। जनता को अपनी बात रखने का, सच्चाई बताने का पूरा अधिकार है। कि आपने 4 शब्द बोले और आप देशद्रोही हो गए, आपने एक आंदोलन खड़ा करा तो आपको घसीटते हुए ले गए, ये सब नहीं भाई। आप एक पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, आपको विरोध प्रदर्शन करना है करो। आपको कोई कांग्रेस के कार्यकाल में आपको देशद्रोही नहीं कहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भरे संसद में जवाहरलाल नेहरू से उनकी नाकामियां बताई, कुछ उन्हें आरोप लगाए, कुछ उल्टी सिल्टी बातें करी, उसके बावजूद उन्हें देशद्रोही नहीं बताया गया। यहाँ मोदी जी के बारे में एक शब्द बोल दो, फिर देखो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, आपके घरों में से आपको निकाल दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप देश विरोधी हो जाओगे। तो भाई ये मोदी जी ने तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के साथ क्या करा, हमारे लोकतंत्र का गला घोटने का काम करा। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पर कांग्रेस को अगर मैं देखें, बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, सिंधिया छोड़कर चले गए। राजस्थान में भी हर रोज कहीं ना कहीं पायलट कभी धमकी देते थे, कभी कुछ करते थे। अभी थोड़ा शांत है लेकिन वहाँ भी अटकलें लग रही हैं, हो सकता है चुनाव तक पायलट भी चले जाएं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर भी है और बीजेपी इसी चीज़ को निशाना भी बनाती है। कांग्रेस अपना परिवार ही नहीं संभाल पाती है, देश कैसे संभालेगी? गहलोत से पायलट नाराज हैं और सिंधिया तो छोड़कर चले ही गए थे। और भी कई जगह पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं छोड़कर चले जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ये देखिए क्या है, अब ये देखो सबसे बड़ा इन लोग का ये देखिए कि इन लोग कितने अपने
भय मुक्त हो गए हैं कि ये पूरे दम से एकदम सीना ठोके कहते हैं हम ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, हम विधायकों को खरीद रहे हैं। तो भाई अपने मुंह से जो कबूल कर रहा है कि हम ऑपरेशन लोटस के तहत हम अपने संगठन को बढ़ाएंगे, कि हम सत्ता बनाएंगे, वो कैसे डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, वो कैसे हमारे संविधान की रक्षा कर सकते हैं। अब जैसे अभी आपने बोला कि एक बार फिर से रिपीट करना, सचिन पायलट और सिंधिया को सचिन पायलट सिंधिया को लेके बोला आपने, एमपी में लिखा। भाई जो लोग भ्रष्ट थे, जिनमें दम नहीं था कि वो हम वफादारी के साथ अपनी पार्टी के लिए खड़े रहे, हम देश के लिए संवैधानिक तौर पे खड़े रहे, वो बिक गए। अब जो बिक गए भाई, तो उनकी भाई ऐसे बिकाऊ लोगों की हमारे कांग्रेस में और हमारे देश में कोई जगह है नहीं। मुझे लगता नहीं कि ऐसे लोगों को रखना भी चाहिए, कि उनके मनावने भी करने चाहिए। अगर आपको पैसे के दम पे बिकना है, आप जाइए, निकलिए यहाँ से। इनने 9 साल में देश के युवाओं को ठगा है, बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई को बढ़ावा दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, विकास दर 0 है। इनका काम हिंदू मुस्लिम जातिवाद, दंगे कराना, प्रसाद कराना और घोटाले करना, बड़े बड़े घोटाले करना, इन पर इनका ध्यान रहा है। छात्रों के प्रति कोई ध्यान नहीं रहा है। आगरा के अंदर, इतना बड़ा शहर है आगरा के अंदर, अगर आप बेरोजगारी की बात करें तो वो तो पूरे देश में बुरी हालत है। शिक्षा के स्तर की बात करें ना, तो आगरा के अंदर एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। एक राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, उसके ऊपर भी इन्होंने 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को मान्यता दे रखी है। आज आगरा यूनिवर्सिटी की ये स्थिति हो गई है कि यहाँ पे छात्र पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, सब स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जा रहा है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की हालत तो आप जानते ही हो कितनी बद से बदतर हो रही है। इनको शिक्षा के स्तर पर ध्यान देना चाहिए, इनको ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, इनको ध्यान देना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, इनको ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना चाहिए, इनको ध्यान वातावरण पर देना चाहिए। ये ध्यान देते हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, दंगा और भ्रष्टाचार। केवल इन मुद्दों के अलावा अगर इन पर 4-5 मुद्दे छीन लिए ना, राम मंदिर का नाम मैटर उठा लो, हिंदू मुस्लिम उठा लो, पाकिस्तान उठा लो, ये 4-5 नाम अगर इनसे छीन लिए जाएं तो 5 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट नहीं कर पाएंगे, लगातार 5 मिनट तक बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो उनके हमेशा से मुद्दे रहे हैं, ये तो नहीं है कि वो चुनावी कोई मुद्दे हों उनके। ये तो पहले दिन से, वो तो पहले दिन से, जब से जनसंघ के समय से वो तो कहते आए हैं कि भैया हम तो राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़े। उनके मैनिफेस्टो लिखा है कि हम दंगा कराएंगे, ये उनके मैनिफेस्टो लिखा है कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाएंगे, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम हिंदू मुस्लिम करके दंगे करा के चुनाव जीतेंगे। कहीं नहीं लिखा है। राम मंदिर उनका जरूर मुद्दा था, राम मंदिर बन गया ना। राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने भी कुछ किया, राजीव गांधी ने भी किया, अकेला इनका श्रेय नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अकेला इनका कुछ नहीं है, लेकिन करने वाली बात है। लेकिन बरखला क्या रहे हैं, महंगाई आप नहीं देख रहे हैं, सरसों का तेल कहाँ पहुंच रहा है, डीजल कहाँ पहुंच रहा है, पेट्रोल कहाँ पहुंच रहा है, शिक्षा का स्तर कहाँ पहुंच रहा है, महंगाई, पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है। दंगे वाली बात पर योगी जी के एक बयान को कोट करना चाहूंगा मैं शामली में योगी जी की एक जनसभा सुन रहा था। उन्होंने बड़ा ऐसे चाव से कहा था, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। कहते हमारी सरकार में कौन सा दंगा हुआ है, आप तो यूपी में रहते हैं। कानपुर में दंगे नहीं हुए, इनकी सरकार में कहाँ दंगे नहीं हुए, मेरठ में दंगे नहीं हुए, सहारनपुर में दंगे नहीं हुए। अभी आपकी सरकार में चंद्रशेखर पे गोली, नेता नहीं है देश का, वो 3 दिन पहले की बात है। देश के अगर नेता पे, एक दलित समुदाय के नेता पे गोली, छोटा मोटा इशू नहीं है। इनकी कहाँ गुंडागर्दी की बात करते हैं। इनकी सरकार में क्या गुंडा क्रिकेट नहीं खेले खुले में? जो बड़े बड़े बदमाश थे, एक लिस्ट निकाली थी अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था प्रदेश के बड़े 12 माफियाओं की। कहाँ गए वो माफिया, कैसे बच रहे हैं वो? और बड़ी बात है, आप गुंडागर्दी खत्म करो, लेकिन ऐसे गुंडागर्दी खत्म करो कि कोर्ट में जज के सामने ऐसे गुंडागर्दी खत्म कर दी है। पुलिस कस्टडी में थी कि अहमद को मारा जा रहा है, ऐसे गुंडागर्दी खत्म होती है। ये संविधान बोलता है। आपके यहाँ तारीख पे कोई दीवानी पे या कोर्ट में आ रहा है तो उस पर वहाँ मारा जाएगा आदमी। ये कैसी गुंडागर्दी खत्म करने का तरीका है? सरकारें भी बदलती हैं, ये तो नफरत फैलाने का काम है। आज तुम ऐसा कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा। आपको गुंडागर्दी खत्म करने का, अगर किसी पे कोर्ट में केस चल रहा है, वो जेल में है तो उसे जेल में रहने दो। संविधान और कोर्ट के हिसाब से उस पर जो निर्णय लिया जाएगा वो होगा। लेकिन ये कौन सा तरीका कि पुलिस कस्टडी में, आपकी पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या हो रही है।